उत्तर प्रदेश सरकार में पिछड़ा वर्ग और दिव्यांगजन विभाग के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नरेंद्र कश्यप है, मुजफ्फरनगर दौरे पर है। मुजफ्फरनगर में उनसे बातचीत करेंगे कि विभाग उनका किस तरह से काम कर रहा है पिछड़ों के लिए, चूंकि उत्तर प्रदेश सरकार का बहुत सारे महत्वपूर्ण फैसले हैं, बहुत सारे योजनाएं हैं। तो मंत्री जी मुजफ्फरनगर आज दौरे पर है, क्या किस तरह का दौरा आज आपका था मुजफ्फरनगर? सहारनपुर मंडल के दोनों विभागों की समीक्षा बैठक के माध्यम से आज प्रदेश सरकार की योजनाओं का अनुपालन धरातल पे बेहतर तरीके से हो, इसके लिए समीक्षा बैठक की गई। योगी जी के नेतृत्व में पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के माध्यम से उत्तर प्रदेश के लगभग 27 लाख छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति देने का काम हमारे विभाग के माध्यम से किया जाता है। ओबीसी समाज की गरीब बच्चियों की शादी में 20,000 रुपये का आर्थिक सहयोग देकर लगभग 200 करोड़ रुपया विभाग के माध्यम से प्रदेश में खर्च किया जाता है। तो लड़कियों के लिए जो 20,000 रुपये का आप मदद करते हैं, तो उसकी कैटेगरी में ओबीसी के तमाम लोग आते हैं या उसमें भी आय के कुछ है कि भाई जिसकी इनकम कितनी होनी चाहिए? बिल्कुल, पहले शादी अनुदान प्राप्त करने वालों की आय सीमा ग्रामीण क्षेत्र में 46,000 और शहरी क्षेत्र में 56,000 होती थी, लेकिन बढ़ते हुए दौर में हमने उस राशि को बढ़ा के 1 लाख करने का फैसला लिया। अब पिछले समाज के ऐसे गरीब लोग जिनकी आय सीमा 1 लाख रुपए प्रति वर्ष है, ऐसे सभी लोगों को हम शादी अनुदान की राशि देते हैं। समीक्षा बैठक आपने की सहारनपुर मंडल की, तो उसमें कुछ कमियां पाई गई या आपने और बेहतर सुझाव दिए अधिकारियों को इस तरह से काम करना चाहिए? निश्चित, जब कोई समीक्षा बैठक होती है तो सुझाव अपेक्षित होते हैं। सभी अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जो ओबीसी समाज के छात्र छात्राएं हैं उनका समय से रजिस्ट्रेशन हो, कॉलेज के माध्यम से लॉक किया जाए ताकि एनआईसी के माध्यम से सूचना कन्फर्म हमको हो जाए और समय से पहले हमको स्कॉलरशिप दे सकें। खुशी की बात है कि ये पहला वर्ष है उत्तर प्रदेश में जिसमें 3 दिसंबर को हमने 2,53,000 छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सभी छात्रों को छात्रवृत्ति मिले, सभी गरीब बच्चों की शादी का अनुदान मिले, इसलिए अधिकारियों के लिए इसके लिए निर्देशित किया गया है। बहुत सारी समस्याएं आती है, कुछ छात्रों की रहती है, समय से नहीं रजिस्ट्रेशन हो पाता है, तो उन लोगों के लिए भी सरकार कुछ टाइम बढ़ाएगी कि ताकि जो लोग छूट जाएं उनको भी इसमें शामिल कर लिया जाए, उनको भी स्कॉलरशिप मिले। समय समय पर हम लोग कोशिश करते हैं, जब यदि एक बड़ी संख्या रह जाती है वंचित अपने रजिस्ट्रेशन से, तो समय अनुसार हम समय बढ़ाने का प्रयास भी करते हैं। लेकिन हमारी कोशिश ये भी है क्योंकि वित्तीय वर्ष की समाप्ति 31 मार्च को हो जाती है, उससे पहले अगर धनराशि हम व्यय नहीं करेंगे तो वो धनराशि लैप्स हो जाती है। इसलिए समय सीमा का ध्यान रखते हुए जब भी आवश्यकता होती है तो समय को बढ़ाने का प्रयास भी करते हैं। तो पिछड़ों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार का आप दावा रहता है कि पिछड़ों के लिए सरकार बेहतर काम कर रही है। इधर अखिलेश यादव आरोप लगाते रहते हैं कि पिछड़ों की अनदेखी की जाती है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में हमारा पीडीएफ फार्मूला चुनाव जीता, हम पिछड़ों की बात करते हैं। तो क्या मानते हैं आपकी सरकार कहती है हम बेहतर काम करते हैं, अखिलेश यादव आरोप लगा रहे हैं कि पिछड़ों के लिए भाजपा सरकार कोई काम नहीं करती? श्री अखिलेश यादव जी का आरोप देश और प्रदेश की जनता नकारती आई है। 2014, 2017, 2019, 2022, 2024 नहीं, 24 में तो उन्होंने बहुत बेहतर प्रदर्शन किया। समाजवादी पार्टी के सबसे बड़ा प्रदर्शन लगातार एनडीए ने बेहतर प्रदर्शन करके देश में तीसरी बार, उत्तर प्रदेश में दूसरी बार सरकार बनाने में सफलता हासिल की। अभी उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव हुए। अखिलेश यादव जी के इस दावे की हवा निकल गई जब 9 सीटों में से 7 सीटों पर एनडीए ने जीत हासिल करके उत्तर प्रदेश की जनता का आशीर्वाद प्राप्त किया। इसलिए अखिलेश यादव जी का पिछड़ों के प्रति प्रेम केवल छलावा है। जब वो सत्ता में आते हैं तो परिवारवाद और भ्रष्टाचार उनका केवल माध्यम होता है। जब विपक्ष में होते हैं तो पिछड़ों की बात करते हैं, पीडीए की बात करते हैं। हम लोग उन पर भरोसा नहीं करेंगे। आपने कहा 7 सीटें भाजपा ने जीती, अखिलेश यादव हार गए, लेकिन वो कहते हैं कि वोट की लूट कर ली गई। भाजपा सरकार ने जबरदस्ती प्रशासन के बलबूते वोट लूट लिए। जब वो हारते हैं तो लूट की बात करते हैं, जब जीतते हैं
तो उन्हें सब ठीक लगता है, कौन करेगा भरोसा इस बात पे। इसलिए अखिलेश जी की बात को कोई सीरियसली नहीं लेता। और इलेक्शन कमीशन है, चुनाव कराने के लिए इलेक्शन कमीशन है, कहीं लूट हुई है तो उन्हें कंप्लेंट करनी चाहिए थी, रीपोलिंग करानी चाहिए थी। तो कुछ भी तो नहीं किया ना, करेंगे कुछ नहीं, आरोप लगाएंगे तो कौन मानेगा। तो अभी संसद में जो गृह मंत्री अमित शाह है, उनका बयान अम्बेडकर जी को लेकर के आता है, बवाल होता है, संसद में धक्का मुक्की होती है। किस तरह देखते हैं, क्या एक सब चीजें हैं? फिर दलित समाज के लोगों ने आंदोलन भी किया कि भाई अम्बेडकर जी पे इस तरह की बात गृह मंत्री जी को नहीं करनी चाहिए थी। देश और दलित इस बात को जानते हैं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बनने के उपरांत बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जन्म स्थान से लेकर परिनिर्वाण स्थल तक को विकसित कराने का पहली बार भारत में किसी सरकार में हुआ है तो मोदी जी की सरकार में हुआ है। ओबीसी समाज को संवैधानिक दर्जा, ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा देना, नीट की परीक्षा हो या केंद्रीय विद्यालय या सैनिक विद्यालयों में 27% रिजर्वेशन देना ओबीसी को, ये सारे काम संविधान के सम्मत मोदी जी की सरकार में हुए हैं। देश समाज इस बात को जानता है। जिस प्रधानमंत्री ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान की गरिमा बढ़ाई हो, जिस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के जन्म स्थान से लेकर परिनिर्वाण स्थल तक को विकसित कराया हो, वो दल ही सच्चे में बाबा साहब का सच्चा अनुयायी है और बाबा साहब के सम्मान को बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी आज जो पॉलिटिकल ड्रामा कर रहे हैं, उनको अपना समय याद करना पड़ेगा। देश का पहला चुनाव 1951-1952 में हुआ था, जिसमें कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को पूरी साजिश के साथ हराने का काम किया। दूसरी बार भी कांग्रेस ने बाबा साहब को हराया। क्यों? कांग्रेस पार्टी चाहती थी कि डॉक्टर अंबेडकर देश में दलितों के नेता न बन सके, तो लोग अभी भूले नहीं है। और अखिलेश यादव जी आज संविधान लेके हाथ में चलते हैं। कौन नहीं जानता कि समाजवादी पार्टी के बड़े नेता ने डॉक्टर अंबेडकर साहब पे ऐसी ऐसी टिप्पणियां की हैं कि डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीर खड़ी है, जिधर वो उंगली करते हैं मतलब ये कि दलितों को जमीन कब्जा लो। या समाजवादी पार्टी के लोगों ने दलितों का नेतृत्व करने वाली, बाबा साहब की सोच को आगे ले जाने वाली बहन कुमारी मायावती जी पर जानलेवा हमला करके आखिर उन्हें क्या साबित करना चाहते थे। एक बाद में तो मायावती का और अखिलेश यादव का गठबंधन हुआ, दोनों 2019 में चुनाव भी लड़े। अलायंस अलग बातें हैं, घटनाएं भूली थोड़ी जाएंगी, घटनाएं जुटलाई थोड़ी जाएंगी। तो जिस समाजवादी पार्टी ने अंबेडकर साहब के उंगली को लेकर टिप्पणी की हो, अंबेडकर वादियों पे हमले करने का प्रयास किया हो, आज वो समाजवादी पार्टी बाबा साहब के प्रति कोई बात करती है तो लोग उस पर भरोसा नहीं करेंगे। दिव्यांगजन विभाग के भी आप मंत्री हैं, दिव्यांगजनों के लिए किस तरह का काम आपकी सरकार कर रही है? कौन सी योजनाएं हैं कि वो लोग उसका लाभ उठा सके? उत्तर प्रदेश में 11 लाख से ज्यादा दिव्यांगजनों को हम 12,000 रुपए वार्षिक भरण पोषण की राशि देकर उनके जीवन को सशक्त बनाने का काम कर रहे हैं। जो राशि हम उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में दे रहे हैं, अखिलेश यादव की सरकार में ये 12,000 की राशि मात्र 3,600 रुपये हुआ करती थी। योगी जी ने उस राशि को बढ़ा के 12,000 करने का काम किया। दिव्यांगजनों को निःशुल्क यात्रा का लाभ हमारे विभाग के माध्यम से दिया जा रहा है। सहायक उपकरण, कृत्रिम अंग भी हम निःशुल्क दिव्यांगजनों को उपलब्ध करा रहे हैं। समेकित विद्यालय, संकेत विद्यालय, विश्वविद्यालयों के माध्यम से दिव्यांगजनों को बौद्धिक रूप से समर्थ बनाने का काम भी हमारे विभाग के माध्यम से किया जा रहा है। तो ये थे मंत्री नरेंद्र कश्यप, जिन्होंने बताया कि उनके विभाग की क्या योजना इस समय चल रही है, पिछड़ा वर्ग और दिव्यांगजन के लिए उनकी सरकार किस तरह काम कर रही है। मैं राशिद अली हूँ और आप हमारा चैनल खोजी न्यूज देख रहे हैं।